जय श्री माता जी। सेशन में आए हुए सारे सहयोगियों का और ये सेशन जो आगे चल के लाइव देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सभी को सहयोग ग्लोबल परिवार की तरफ से नमस्कार। जय श्री माता जी। हम सारे विश्व के सहयोगी जो है अभी श्री माता जी से प्रार्थना करते हुए पूरे चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए अपने वीडियो और ऑडियो को म्यूट करते हुए 3 महामंत्र लेंगे। फिर हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। त्वमेव साक्षात् कल्की साक्षात् सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देवी नमो। सभी अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे, कैमरा ऑफ, और हम श्री माता जी की यहाँ पर अमृतवाणी सुनेंगे। प्रेम की तो कोई भाषा नहीं होती है, तो प्रेम के बारे में कहते। हमारी माँ हमसे जब प्यार करती है वो क्या कह सकती है इसका प्यार कैसा। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हमें प्यार किया, जब उससे सारी अब उनके पास भी कोई शब्द नहीं होता है। मनुष्य ही जब अपने निमित्त को, अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा कर लेता है, तभी भाषा का अवलंबन होकर हम लोग प्रभु की कुछ स्तुति करते हैं। आज के लिए कोई विशेष विषय या सब्जेक्ट इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि 3 दिनों में पूरी बात कहनी थी। आज उत्पत्ति पे कुछ कहूँ। मेरा जो कुछ कहना है वो हाइपोथेटिकल है। हर एक साइंस में पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अपनी जो कुछ खोज, उस खोज के बारे में इसकी विचारणा जनसाधारण के सामने रखी जाए। उसके बाद देखा जाता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें सत्य कितना, प्रैक्टिकल। जिस दिन वो चीज सिद्ध हो जाती है उसी दिन उसे लोग साइंस के
फायदे या लॉस है। उसी प्रकार मेरा सारा कहना ही आप लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल, लेकिन उसकी सिद्धता भी हो सकती है और दिखाई जा सकती है। इसके अलावा आदिकाल से अनेक भक्तों ने को देखा है, जिसे जाना है और किताबों में लिख रखा है, ये भी उनकी पुष्टि हो सकती है। तो जो कुछ भी लिख दिया किसी को पढ़ने से या किसी को किंतु ब्रह्म के बारे में कहा जाता है वो आदि और अंत से जिसे हम चैतन्य समझते हैं, जिसे हम चैतन्य शक्ति समझते हैं, उससे ब्रह्म का स्वरूप अलग है। चैतन्य शक्ति उसी ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म माने जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म। जैसे एक बीज ही सब कुछ पेड़ होता है, जैसे एक ही बीज में से पूरा पेड़ की पेड़ और अनेक अनंत पेड़ निकलते रहते हैं और फिर से वही पेड़ जाकर बीज में खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म अनेक प्रकार विकारों में प्रादुर्भावित होता है, मैनिफेस्टेशन होता है और अंत में फिर वही बीज बन जाता है और फिर बीज से अनेक अनंत विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है, ऐसे ही ब्रह्म का भी बीज समझ लीजिए, जिसे हम ब्रह्म बीज कहें। हर एक बीज की अपनी सृजन शक्ति होती है, हर एक बीज सृजनात्मक है। इसी प्रकार ब्रह्म की जो सृजन शक्ति है वही ब्रह्म और उनकी ब्रह्म शक्ति के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को ये सारी सृष्टि रखने की क्या आवश्यकता पड़ी जब वो संपूर्ण, मनुष्य कितना भी संपूर्ण हो जाता, जब तक उसका एक बच्चा नहीं हो जाता तो आनंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कमाया तो किसके लिए। इसीलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, अगर उनके पास एक बच्चा नहीं होता तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं किसी तरह से उन्हें एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा हो जाए। ये जो कुछ उनके पास है वो किसी को दे सके, किसी को रिवील कर सके। इसी प्रकार परमात्मा को जब प्रेम हुआ, उनके हृदय में जब प्रेम स्पंदित हुआ, उसी वक्त उनके अंदर से बहने वाली उनकी शक्तियां संचित होकर के आद्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति स्थापित हो। अब बीच में बचा हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा। इसके लिए साइंस वाले उससे बार बार ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आप ईश्वर को न माने, लेकिन अपने हृदय को अगर मानते हैं, इस हृदय में जो स्पंदित है वो क्या, इस हृदय में जो स्पंदित है वही जो परमात्मा है, वही आत्मा स्वरूप हमारे अंदर हृदय में स्पंदित है और हर समय हमारा साक्षी, हमारे हर एक कार्य का वो साक्षी और हर एक चीज वो देखता है। वही आत्मा है, उसी को लोग स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को लोग सोल, जीवात्मा, जब वो जीव धारणा करता है तो जीवात्मा आदि शब्दों से जानते हैं। ये जो अपने हृदय में बसा हुआ एक साक्षी स्वरूप परमात्मा है,
उसकी शक्ति जो शुरुआत में आद्या शक्ति, सारे सृष्टि की रचना करने के लिए सज्ज होती है, उस वक्त उसमें 3 तरह से परिवर्तन आते हैं या वो अपने को परिवर्तित करती है। पहले तो उसे ये इच्छा होती है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। इस इच्छा के कारण ही वो अपने अंदर तमोगुण धारणा करती है। इसके बारे में भी तो किस दिशा में चलती है और किस तरह से होता है, मैं सोचा डॉक्टर के पास रह जा। तो ऐसा नहीं हो पाई। पहले जो इच्छा की जाती है, इच्छा करना आवश्यक, उसी से तमोगुण का वलय तैयार। सारा वलय बिंदु मात्र जो आद्या शक्ति है उससे गति से, मूवमेंट से। आपको आश्चर्य होगा कि एक बिंदु जब घूमकर अपनी ही जगह आना चाहता है तो उसका वलय पैराबोलिक है। आइंस्टीन आजकल कहते हैं कि हर एक चीज की मूवमेंट पैराबोलिक है। अपने यहाँ शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि शक्ति जो होती है उसका भी वलय पैराबोलिक है। आइंस्टीन अब कह रहे हैं कि जो चीज घूमती है वो पैराबोलिक घूमती है। उसी हिसाब से ये भी कहना चाहिए कि जो प्यार है वो भी पैराबोलिक घूमता है और द्वेष भी पैराबोलिक घूमता है, माने जहां से जाता है वहीं लौट करके वापस घूमकर आ जाता है। गति को पैराबोलिक है। इसी प्रकार से पहले वलय के आकार को हम कह सकते हैं इससे तमोगुण की रचना संसार में। जैसे एक पंखे में 3 पत्रे जोड़े जाते हैं, उसी तरह से अगर आप कल्पना कर सकें तो पहले एक पैराबोलिक गति का चलना हो। दूसरे, जब कोई चीज की इच्छा की जाए तो उसके लिए कुछ कार्यान्वित होना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, बगैर कार्य के नहीं होता। एक्टिवेटिंग फोर्सेस आए जिससे रजोगुण की स्थापना। उन्होंने दूसरी जो मूवमेंट की, दूसरा जो पैराबोलिक मूवमेंट किया, उसके कारण रजोगुण की स्थापना। और जो एक्टिविटी हुई, जो कार्यान्वित हुई, इच्छा ये हुई कि अब अपना प्यार उंडेल दें उस क्रिएशन, अपना प्यार उस सृजन किए हुए अपने बच्चे पर उंडेल। यही रेवोल्यूशन और यही सत्य गुणों की रचना है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज 3 बार घूम करके 3 गुणों को किस तरह से बनाती है और उसके ही अनेक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिलने जोड़ने घटाने से ही बनने वाली ये सारी सृष्टि। और उसमें ही फिर एक पृथ्वी की रचना है। पृथ्वी की रचना भी पैराबोलिक की मूवमेंट से है। अभी आप अगर साइंस में पढ़ें तो एक्सप्लोजन की थियोरी बड़ी जबरदस्त लोगों के दिमाग में बैठी, पर 10 साल पहले मैं भी यही कहती थी एक्सप्लोजन हुआ। बगैर एक्सप्लोजन के हमारी जो क्रांति आज भी है वो हो नहीं। इवोल्यूशन की जिस हालत में हम पहुंचे हैं ये बार बार एक्सप्लोजन होकर के हम इस दशा पर आए। लेकिन आज वही बात लोग कहने लगे हैं कि कोई ना कोई ऐसा एक संघ मास इकट्ठा हुआ था जो एकदम से टूट पड़ा और उसके अंदर से सारी सूर्यमंडल आदि अनेक मंडल। आज साइंस वाले इसी बात को कह रहे हैं
उसी प्रकार जब पृथ्वी बनने के बाद दूसरा एक एक्सप्लोजन हुआ जहाँ जीवन तथा मनुष्य था। पहले तो आप जानते हैं सबसे पहले छोटे छोटे एक एक सेल के प्राणी जीवधारी हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मनुष्य की दशा में हम लोग आए। उस क्रांति के बारे में पूर्वक बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर भी अगर आप सोचें, अगर आप विचार करें, हुआ नाम का एक बड़ा भारी बायोलॉजिस्ट था, उसने लिखा हुआ है कि मनुष्य जब जड़ से बना है तो आश्चर्य होता है कि इतने थोड़े समय में मनुष्य कैसा करता है। इसमें कोई चांस नहीं, यूं ही नहीं बन जाता, लेकिन कोई न कोई इसके पीछे में हाथ, कोई न कोई कार्य इसे कर रहा, कोई न कोई इस सृजन को गति दे रहा था, संभाल रहा था और उसका नेतृत्व कर रहा। आखिर ये शक्ति ऐसी न होती तो अभी तक मनुष्य तो छोड़ो पर कुछ अमीभावी संसार में नहीं आ सकते, जैसे कि लॉ ऑफ चांस साइंस से माना गया। तो बायोलॉजिस्ट परमात्मा की बात तो करते नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई व्यक्ति तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो शक्ति है ये जरूर ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जिसने ये सृष्टि की रचना की। इसका भी उनका कहना बहुत। आज जब मनुष्य खराब हो गया और सृष्टि की ओर उसने नजर, वो अपने को भी जानवर से अलग पाते। हम लोग ये सोच नहीं पाते कि हम जानवर से किससे अलग, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम में और उनमें महद अंतर है। और जब हम ये भी सोचते हैं कि हम उन्हीं से इवॉल्व हैं, तो आश्चर्य होता है कि हम इनसे इवॉल्व कैसे हो। जय माता जी। अभी हम 1 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे ताकि श्री माता जी की जो अमृतवाणी अभी हमने सुनी उसका हम मतलब समझ सके। आज श्री माता जी की जो अमृतवाणी लिखी थी वो 1973 की थी, 7 दिसंबर 1973, द ओरिजिन ऑफ सहयोग। इसमें श्री माता जी ने सहयोग की शुरुआत किस तरह से की इस बारे में बताया, और साइंस जो है, रिसर्च जो है, ये सहयोग का कैसे अविभाज्य अंग है उस बारे में बताया। आज हम जो है यहाँ पर हमारे एक रिसर्च स्कॉलर से मिलने वाले हैं, हमारे एक सहयोगिनी जो है डॉक्टर निशा राठौर। इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। इन्होंने काफी लोगों को सहयोग में और बाकी क्षेत्र में रिसर्च करने में मदद की है। उसी के साथ जो है वो फिलहाल जो है एम्स दिल्ली के लिए अपनी सेवाएं अवेलेबल कर रही है। और ये सारे रिसर्च के बारे में हम जब बात करते हैं तब हम स्वागत करते हैं आज के सेशन में डॉक्टर निशा राठौर। डॉक्टर निशा राठौर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जय श्री माता जी आप सभी को। बहुत से सवाल है, बहुत से लोग जुड़े हैं। हर कोई चाहता है कि सहयोग को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, सारे लोगों को साइंटिफिकली बता सके। विश्व भर में सहयोग जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से फैला सके, ताकि सहयोग जो है उसके हर अंग की महत्वता हर विश्व में, हर घर घर में पहुंच सके। तो आपका पूरे दिल से सहयोग ग्लोबल परिवार में स्वागत है। आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं और हम चाहेंगे सबसे पहले आप बताइए कि जैसे अभी श्री माता जी ने हमें बताया कि रिसर्च जो है ये सहयोग का एक अविभाज्य अंग है जो सहयोग की उत्क्रांति जानने में मदद करता है। तो ये जो रिसर्च है, तो ये रिसर्च जो है ये साइंस का भाग है। हम तो भक्ति के भाग में है, ठीक है। सहयोग एक भक्ति है। ये भक्ति शक्ति दोनों के बीच में जो साइंस आता है, इस साइंस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सहयोग में रिसर्च के बारे में बताइए।
और अपने बारे में भी थोड़ा सा। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे श्रीमाता जी अक्सर बहुत सारी टॉक्स में माँ ने बोला है कि जब आप किसी चीज को मानते हैं तो आपको अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो सहज योग की विशेषता यही है कि आप इसको महसूस कर सकते हैं अपनी नाड़ियों पे, अपने नर्वस सिस्टम पे। इसके साथ साथ आप इसको साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का टेक्निकल चीजें बहुत डिमांडिंग है, तो उनको हर चीज प्रूवन चाहिए होती है। तो सहज योगा को साइंस की एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों को बेनिफिट करता है, वी कैन प्रूव दैट। तो इसलिए सहज योगा का एक साइंटिफिक एस्पेक्ट सभी को पता होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और मैं डॉक्टर निशा राठौर, जैसा अभी आपने बताया कि मैं एक साइंटिस्ट सी की तरह काम कर रही हूँ। पिछले 6 सालों से मैं रिसर्च में हूँ। उससे पहले मेरा पीएचडी थीसिस था जिसमें मैंने ट्यूबरकुलोसिस पे काम किया, और इस वक्त हम लोग बैक्टीरियोफाजेस पे काम कर रहे हैं। बैक्टीरियोफाजेस ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो टीबी के लिए। हाँ, टीबी के लिए तो मेडिसिन अवेलेबल हैं। बैक्टीरियोफाजेस एक ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसी भी पैथोजन को किल कर सकते हैं। जैसे कि टीबी के लिए अलग बैक्टीरियोफाज होगा, कोई और बीमारी है अगर किसी बैक्टीरिया से हो रही है तो उसके लिए अलग बैक्टीरियोफाज होगा। लेकिन जो कॉमन एक टर्म है, जैसे वायरस एक कॉमन टर्म है, तो बैक्टीरियोफाज एक कॉमन टर्म है। बैक्टीरियोफाज मतलब द वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया। फाज इज द फाज का मतलब होता है वायरस, और बैक्टीरिया तो है ही, तो बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है। तो क्योंकि आजकल आप लोग उससे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक नहीं हो जाए, तो आप लोगों ने शायद आजकल ध्यान दिया हो कि एंटीबायोटिक्स का असर बहुत कम होता जा रहा कम है। होता जा रहा है, ज्यादा सही बात है। एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है या ज्यादा लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। और जब भी हर कोई दवाई के साथ लेनी पड़ती है। हाँ, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में तो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल भी नहीं है उसके लिए। तो ऐसी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम ऐसे बैक्टीरियोफाज ढूंढ रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की जगह उनको दे सके। वो नेचुरल होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और नेचुरल होते हैं, तो आप उनको यूज करें एंटीबायोटिक की जगह। तो अभी इस पे ये रिसर्च मोड में ही चल रहा है इंडिया में, अप्लाइड वर्जन नहीं है। आगे देखिए, माँ की इच्छा है तो अप्लाइड में भी आएगा। तो इसमें जो है आप कुछ साइंटिफिकली जो है ये रिसर्च जो होता है एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। हर कोई जो है रिसर्च नहीं कर सकता, इसलिए सर्जों में बहुत कम रिसर्चेस हुए हैं इतने सारे चीजों के बाद। तो कुछ उसके स्टेप्स बताइए, उसकी स्ट्रेटेजी बताइए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत के लिए अभी तो एक प्रेजेंटेशन है, आप कहिए तो मैं शुरू करती हूँ या ब्रीफ कर देती हूँ मैं। मतलब आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस पे काम करना चाहते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी अभी। तो हम सारे सवाल जो है वो आखिर में लेंगे, अभी हम जो है पूरे इस पे फोकस करते हैं। तो अगर आप आपको होस्ट के राइट से आप शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, यस दिख रहा है। अभी क्लियर है? पावर पॉइंट मोड? यस, एकदम पावर पॉइंट मोड में है, क्लियर। तो पहले तो माँ को बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस सेशन के लिए। श्रीमाता जी प्लीज कंडक्ट दिस सेशन। और माँ, हम सबके हृदय में आइए और हम सबको ज्ञान से परिपूर्ण करिए। तो जैसे कि अभी भैया ने बताया कि सहज योगा पे बहुत सारा काम हुआ है, उससे पहले हम जान लेते हैं रिसर्च क्या होता है। बेसिकली रिसर्च एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। जब भी आप किसी भी चीज के लिए सिस्टमैटिकली अप्रोच करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और एक कंक्लूसिव डेटा इकट्ठा करते हो, तो वो रिसर्च आ जाता है, उसको हम रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपको एक प्रूफ चाहिए किसी चीज के लिए, स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेज में बहुत बहुत नेचुरल चीजें होती हैं, तो नेचुरल चीजों को कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहता जल्दी, वो बस देखते हैं नेचर में, हाँ पौधा बड़ा हो रहा है और लोग मूव कर रहे हैं, पानी बह रहा है, मतलब ये नेचुरल कंडीशंस है जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे न्यूटन ने सोचा कि सेब ऊपर से नीचे गिरा था
उसके बाद एक उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ आ गया पूरा। तो ऐसे ही नेचर में बहुत सारी चीजें हो रही होती, हम कभी सोचते नहीं उस बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे एक नया नॉलेज जनरेट करते हैं, जिसके बेसिस पे आप उसको बहुत अप्लाइड करके आगे आगे चीजें ले जाते हैं। तो सहज योगा में अगर हम देखें तो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। जैसे डेटा है गूगल पे, मैंने जब सर्च किया तो मुझे बहुत ही कम पब्लिकेशंस मिले, सिर्फ 2300-2400 के आसपास पब्लिकेशंस है। और वो सारे पब्लिकेशंस डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे हैं, जैसे कि इमोशनल हेल्थ पे है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, अस्थमा, रेस्पिरेटरी अदर डिजीजेज ऑल्सो, और अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो बच्चों में हो जाता है बहुत बारी। और मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो इस पे भी कई पब्लिकेशन और बहुत सारे अभी रिसेंट पेपर्स आए हैं 3-4, जिसमें बात की गई है कि सहज योगा किस तरह से ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इस लेवल तक हम बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानने को बाकी है, बहुत कुछ समझने को बाकी है। तो बहुत सारे लोगों को रिसर्च में आने की और जुड़ने की जरूरत है। तो अब मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों से कि ये देखिए, ये कुछ पेपर्स हैं, जैसे कि अभी ये पेपर है आपका जिसमें बताया गया है इफेक्ट ऑफ सहज योगा मेडिटेशन ऑन मेंटल हेल्थ। ये एक रिव्यू है। रिव्यू आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें कि बहुत सारे ऑथर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ पे क्या क्या पब्लिकेशंस है सहज योगा से रिलेटेड। दूसरा एक पेपर है सहज योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा। अस्थमा पे रेंडमाइज ट्रायल्स हैं, तो किस तरह से अस्थमा को इम्प्रूव किया गया पेशेंट को सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू, इस पेपर में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर ये एक पेपर है जिसमें बात किया गया है कि किस तरह से सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू ब्रेन के ग्रे मैटर कंटेंट को वॉल्यूम उसका बढ़ाया गया, क्योंकि जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। एक्टिव ब्रेन जो होगा उस पर्सन के अंदर ग्रे मैटर कंटेंट का वॉल्यूम अच्छा होगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं लॉन्ग टर्म पे तो हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसी तरह से एक और पब्लिकेशन है शॉर्ट टर्म सहज योगा मेडिटेशन इन ट्रेनिंग मॉड्यूल that affects the structure and spontaneous activity of the brain। तो ये कुछ पब्लिकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि काम अच्छा हो रहा है बहुत, लेकिन बहुत और चीजें करने की हमें जरूरत है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें से अब बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि हम रिसर्च करें, उनके पास बहुत आइडियाज भी होते हैं, लेकिन उनको एक डायरेक्शन नहीं पता होता कि किस तरह से क्या करना है उनको। तो मैं एक ब्रीफ आपका लेके आई हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एक प्रपोजल होना चाहिए कि आप अपना रिसर्च किस तरह से करेंगे। प्रपोजल जब आप बनाते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली बहुत बार आप रिसर्च नहीं कर पाते, आपको एक टीम चाहिए होती, एक बंदे से रिसर्च नहीं होती, यू नीड टीम। तो टीम के लिए आपको कोलैबोरेशंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि आप सपोज किसी कृषि विभाग में आप प्लांट्स पे कुछ आप देखना चाहते हैं, आप बॉटनी के डिवीजन में काम करते हैं, तो आपको अगर कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है जो कि फिजिक्स वाले लोग यूज करते हैं, तो आपको फिजिक्स के डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द पेपर्स में, क्योंकि सहज योगा बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड है, हम जीवित चीजों की बात करते हैं, तो आपको बायोस्टैटिस्टिकली अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा कि यस सहज योगा से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आपको स्टैट्स लगाने के लिए कोई स्टैटिशियन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके कोलैबोरेटर टीम जो होगी उसमें आपको एक स्टैटिशियन रखना है, एक आपको उस टेक्निक का एक्सपर्ट रखना है। अगर आप मेडिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं तो आपकी टीम में एक मेडिकल पर्सन होना चाहिए या नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, और साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास मैनेजिंग टीम पूरी होनी चाहिए। तो आपके पास कोलैबोरेशंस हो गए, सपोज आपने 2-3 जगह से कोलैबोरेट कर लिया, एवरीवन इज रेडी, आपने अपना प्रपोजल उनके साथ डिस्कस किया। उसके बाद आप, क्योंकि एक मेन कंसर्न है फंडिंग का, जब भी आप रिसर्च करते हो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो या तो आप अपना पैसा लगाएंगे, आपकी टीम का पैसा लगाएंगे, या आप गवर्नमेंट से अपने प्रपोजल के लिए फंड के लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
रिक्वेस्ट करने के लिए फंडिंग एजेंसी है, अभी मैं आपको उसका डिटेल शेयर कर दूंगी। तो इंडिया में हमारा डीएसटी है, वो प्रमोट करता है ऐसी रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रमोट करता है मेडिटेशन से रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज को। और भी इसके अलावा आईसीएमआर है, डीबीटी है, इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके प्रपोजल को ले सकते हैं। बट स्पेशली मेडिटेशन से रिलेटेड के लिए डीएसटी ने एक अलग से स्कीम निकाली, दैट इज कॉल्ड सत्यम। और इसके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग अब्रॉड से भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रिसर्च करने के लिए प्रमोट करते हैं, फंड करते हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन है, जैसे कि टाटा के कुछ सपोर्ट है, टाटा टीम भी कुछ सपोर्ट करती है। तो आप अब्रॉड भी देख सकते हो और इंडिया में देख सकते हो। आपको एक फंडर चाहिए बेसिकली जो आपके रिसर्च को प्रमोट करे फाइनेंशियली। और अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रही है तो अगर आप अपने बेसिस पे अपनी एक कोलैबोरेटिव टीम के बेसिस पे कंडक्ट कर सकते हैं, देन इट इज ऑलवेज गुड। आपके पास एक बार फंडिंग आ जाती है, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, तो अगला जो स्टेप है वो आपको अपने प्रोजेक्ट को इथिकल अप्रूवल के लिए किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी से इसको अप्रूव कराना पड़ता है। ये बहुत मेजर और चैलेंजिंग स्टेप है, क्योंकि जब भी हम ऐसे प्राइवेट लेवल पे बात करते हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, तो आपको उस इंस्टीट्यूट से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट की एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है इथिकल अप्रूवल की, उनकी एक कमेटी होती है, तो वहां से उनको अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर कोई कमेटी नहीं है, सपोज आप कहीं पर्सनल लेवल पे कुछ काम करते हो, आपका बिजनेस है या कुछ और काम है आपका, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हो, तो उस केस में आपको इथिकल अप्रूवल के लिए पर्सनल लेवल पे जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा पे करना पड़ता है। अदरवाइज इट इज गुड आइडिया कि आप किसी कोलैबोरेटर को अपने में जोड़ो जो कहीं पे एज अ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हो, तो वो आपका प्रपोजल वहां पे अपने इंस्टीट्यूशनल कमेटी से अप्रूव करा सकते हैं। वंस योर प्रोजेक्ट इज रेडी, आपको फंड मिल गया, अप्रूवल मिल गया, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट अपना इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन में जो एक चीज है, आप अपना फंड के बेसिस पे आप अपना स्टाफ हायर कर सकते हो, जितने भी लोगों की जरूरत हो आपको, और एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो आपने अपने प्रपोजल में कमिट की होगी, उस तरह से आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के पास जब आपका डेटा आ जाएगा तो आप उसको एनालाइज करके अपना कंक्लूजन, आपका एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपके पास रेडी होगा। तो अब ये कॉमन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है जो आपको किसी रिसर्च करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इन एक्टिविटीज में जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज प्रपोजल या स्टडी डिजाइन। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो ये फंडिंग है जो आपको बता रही थी, साइंस डीएसटी का ये एक वेबसाइट का पेज है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। आप इस पे जाके देख सकते हैं। इसमें टाइम स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए हर चीज का चाहिए तो आप। हाँ, इसमें आपको टाइम टू टाइम कॉल आती है प्रपोजल की, तो आप उसके अगेंस्ट अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। और हर एक प्रपोजल जो भी कॉल इस तरह की आती है, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको उसके अगेंस्ट अपना प्रपोजल डिजाइन करना होता है। तो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से हम प्रपोजल डिजाइन करते हैं, हाउ टू मेक द प्रपोजल। तो पहली चीज, आपके दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। यू नीड टू आस्क वन क्वेश्चन, देन द सेकेंड इज रिव्यू लिटरेचर सर्च, द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स, हाउ यू विल कंडक्ट द स्टडी, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड द कंक्लूजन। तो फर्स्ट थिंग इज आस्क द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन अपना एक क्वेश्चन लेके चलते हो, उसी के आसपास में आपका टाइटल डिसाइड हो जाता है। जैसे कि हमारा एक पब्लिकेशन है, हमारा कोलैबोरेटिव पब्लिकेशन है, जिसमें हम लोगों ने सहज योगा के ऊपर थोड़ा सा काम किया। ये एक पेपर है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें इसका जो टाइटल है, द टाइटल इज अ स्टडी टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ सहज योगा मेडिटेशन ऑन जनरल हेल्थ, इमोशनल वेलनेस एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये टाइटल हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि सहज योगा क्या इमोशनल हेल्थ पे, जनरल हेल्थ पे और स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कोई पॉजिटिव चेंज लाता है। इस क्वेश्चन के साथ हमने इस टाइटल को डिजाइन किया। वंस यू हैव डिजाइन योर टाइटल, तो उसके बाद आपको करना होता है लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च का मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू मतलब कि जो पहले काम हुआ है आप उसको देख रहे हो,
जो जिन लोगों ने पहले काम किया है। तो अब अगर हमारा टाइटल ये है, हमने ये सोचा कि हमें ये करना है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे 3 पार्ट है स्टडी का। एक है जनरल हेल्थ, एक है इमोशनल वेलनेस और बिहेवियर पैटर्न, 3 सेगमेंट है इसके। तो अब अगर इसी टॉपिक पे आप काम करना चाहें तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको जनरल हेल्थ के बारे में देखना होगा, इमोशनल वेलनेस के बारे में देखना होगा, बिहेवियर पैटर्न के बारे में देखना होगा कि, और सहज योगा ऑब्वियसली एडिशनल उसमें इंक्लूड है कि सहज योगा में कितनी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया है। इसके साथ में आपको ये भी देखना होगा कि बियॉन्ड सहज योगा कितनी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया है। ये मेडिकल पेपर रिलेटेड भी हो सकता है, आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन दे के लोगों ने इस पे काम किया हो सकता है, एलोपैथी पे हो सकता है, होम्योपैथी पे हो सकता है, या सहज योगा के अलावा किसी और तरह के मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है। तो आपको मेडिटेशन से रिलेटेड पेपर भी देखने हैं, साथ में जनरल मेडिसिन वाले पेपर भी देखने हैं। तो उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया हो जाएगा, हो सकता है इस टॉपिक पे 10-20 लोगों ने काम किया हो। और जब सेग्रीगेट देखेंगे, क्योंकि इमोशनल हेल्थ पे आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे, मे बी 1000 पेपर्स, है ना। तो जब आप इन पेपर्स को आप 1000 तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ आप 4-5 तो पढ़ ही सकते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में एटलीस्ट यू शुड गो फॉर 20-30 पेपर्स इनिशियली। तो हमें याद है कि हमने जब इस पे ऊपर काम करना शुरू किया था तो हमने पूरी एक टीम लगा दी थी सारे रिसर्च पेपर कलेक्ट करने के लिए, उसके प्रिंट आउट्स लेने के लिए, और सब लोग बैठ के वो रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारा एक कलेक्टिव, आई थिंक वी गॉन विद 40-50 पब्लिकेशन। हाँ, तो उस एक आपको थॉरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होगा, तब आपको ये पता चलेगा कि लोगों ने इन पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज की है। जनरल हेल्थ के लिए लोगों ने क्या क्या पैरामीटर्स किए हैं, इमोशनल वेलनेस के लिए क्या क्या किए हैं, बिहेवियर पैटर्न के लिए क्या क्या किए हैं। मतलब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस टॉपिक की रिसर्च के लिए क्या क्या किया है लोगों ने। अब इसके साथ हो सकता है कि आपके पास कुछ नया टेक्निक हो, जैसे कि सहज योगा पे। अब मान लीजिए सहज योगा पे इस टॉपिक पे किसी ने काम नहीं किया, तो हम दूसरे लोगों ने कुछ और यूज करके इन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो हम सहज योगा मेडिटेशन से इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट आपकी जो मेजरमेंट होगी, जैसे कि जनरल हेल्थ के लिए क्या पैरामीटर्स लोगे, हम जब भी कंपेयर करते हैं तो आपके पास मेजरमेंट होनी चाहिए कि हेल्थ जब आप किसी की बोलते हो जनरल हेल्थ, तो 100 यूनिट इज वेरी परफेक्ट, एकदम हेल्दी, 90 इज थोड़ा कम परफेक्ट, 80 इज ओके, बट 50 इज नॉट ओके। एक उसका कट ऑफ होगा कि कब आप उसको बीमार डिफाइन करोगे, कब हेल्दी डिफाइन करोगे। तो आपके पास पैरामीटर्स होने चाहिए जो भी चीज आप स्टडी करना चाहते हो। तो इस टॉपिक को लेके जब हम लोगों ने सर्च किया, जैसे कि ये एक होम पेज है गूगल स्कॉलर का, गूगल स्कॉलर पे मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने सहज योगा टॉपिक डाला तो मुझे 2230 आर्टिकल्स मिले, जिसमें से आप देख सकते हो जब मैंने इसमें एक कीवर्ड और यूज किया सहज योगा हेल्थ, तो उसमें मुझे सहज योगा प्लस हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्च हुई थी वो मुझे उसके पब्लिकेशंस मिले, जो थे 1670। तो जैसे जैसे आपके कीवर्ड्स उसमें ऐड होते जाएंगे, आपका डेटा और फिल्टर होके आपको मिलेगा और आपको स्टडी के लिए और फोकस मटेरियल मिल जाएगा। आपने सारा एक बार स्टडी कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने जब स्टडी किया तो हमें एक पेपर हमने ये देखा, सहज योगा मेडिटेशन एज अ फैमिली ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों को अटेंशन उनका कम हो जाता है, तो वो चीजों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते, इट्स अ काइंड ऑफ हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ सहज योगा मेडिटेशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंजाइटी एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे पेपर्स निकालने के बाद एक अपना स्ट्रैटेजी बनाया कि हम किस तरह से काम करेंगे, और उसके बेसिस पे हमने ऑब्जेक्टिव डिजाइन की। ऑब्जेक्टिव आपके 4-5 इज बैलेंस्ड, मतलब 5 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल होता है कंप्लीट करना। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपनी स्टडी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें और एक एक ऑब्जेक्टिव को एज अ माइलस्टोन आप कवर करते चले। तो हमने इस स्टडी में 2 ऑब्जेक्टिव रखे थे। First is to analyze the effect of Sahaj Yoga on general health on students, and second is to evaluate the effect of Sahaj Yoga on emotion and behavior pattern on study participants.
तो इस 2 ऑब्जेक्टिव के साथ हमने 3 पैरामीटर्स को कवर किया, जनरल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड बिहेवियर पैटर्न। अब आप आपके जब ऑब्जेक्टिव डिजाइन हो जाते हैं उसके बाद आप अपने मेथड्स को डिफाइन करते हो कि हम ये ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लेके चलेंगे। तो ये फ्लो हाँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो गया। इथिकल अप्रूवल के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा कि आप इथिकल अप्रूवल लोगे वंस यू विल हैव द फंडिंग अप्रूव्ड, कि कहाँ से लोगे। आपको थोड़ा सा हिंट करना पड़ता है कि आप इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोलैबोरेशन में डाल रहे हो तो वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और आपको इन्फॉर्म कंसेंट भी डिजाइन करेंगे जो आप स्टडी पार्टिसिपेंट्स को उसमें इनरोल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स की बात की है, तो स्टूडेंट को आप ऐसे नहीं बोल सकते बस आओ और मेडिटेशन करो और ऐसे हो गया। आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट अपने पास रखना पड़ेगा कि उस पार्टिसिपेंट ने आपको विलिंगली ओके बोला है आपकी स्टडी में एनरोल होने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आप किसी भी पार्टिसिपेंट की पर्सनल चीजें, आप उसकी हेल्थ इश्यूज को या बिहेवियर पैटर्न को आप नहीं पूछ सकते। अगर आपको आपकी स्टडी में उसको एनरोल करना है तो आपको उससे एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा कि यस वो अपनी पर्सनल चीजें आपको शेयर करने को रेडी है। हमने तो वीडियोस कवर किए थे, राइट? हर स्टूडेंट्स के वीडियोस। यस दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कभी बहुत बार ही पब्लिकेशन के टाइम पे कोई क्लेम कर सकता है कि आपने मेरी इंफॉर्मेशन आपने अपने पेपर में यूज की है, तो उसके लिए आपको एक रिटन कंसेंट रखना बहुत मैंडेटरी है। वंस ऑल दिस हैपेंड, तो उसके बाद मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, ये ओवरफ्लो है, फ्लो चार्ट है जिस तरह से हमने प्लान किया था स्टडी को। तो पहले हमने डिसाइड किया कि स्टडी साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टडी कहाँ पे करोगे, कौन सी जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली कॉलेज और स्कूल में ही मिलेंगे। तो भैया ने बहुत सारी मेहनत करके कॉलेज से कोलैबोरेशन में काम किया। तो हमने थाने में एक इंस्टीट्यूट है वहां से कोलैबोरेटिव काम हुआ था। तो साइट सिलेक्शन जब आप करते हो तो साइट सिलेक्शन के लिए भैया ने अप्रोच किया, वहाँ की जो अथॉरिटी थी प्रिंसिपल को अप्रोच किया, उनको कन्विंस किया कि किस तरह से सहज योगा मेडिटेशन इम्प्रूव करता है बच्चों की हेल्थ को। और आफ्टर दैट कन्विंसिंग हमने जब स्टडी शुरू करी थी तो सारे स्टूडेंट जो भी थे उनसे हमने विलिंग पार्टिसिपेंट जो भी थे उनसे हमने रिटन कंसेंट लिया कि यस दे आर विलिंग। और उसके बाद हमने जो 3 पैरामीटर्स लिए थे, जनरल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और बिहेवियर पैटर्न, उनको हमने पहले बेसलाइन पे स्टडी किया, फिर आफ्टर मेडिटेशन स्टडी किया। तो बेसलाइन के लिए, जनरल हेल्थ के लिए जो पैरामीटर्स थे दैट वाज हमने उनका नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन कितना है, पल्स रेट कितना है, उसके लिए इक्विपमेंट कौन सा है। जब ये आप स्टडी डिजाइन करते हो तो आपको इक्विपमेंट का भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि काफी सारे इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं। तो आप जब बजट अपना करोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इक्विपमेंट का कॉस्ट उसमें ऐड होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बजट आपका अगर बहुत हायर साइड है तो फंडिंग एजेंसी जल्दी अप्रूव नहीं करती। तो आपको एक मिड में रखना होगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, आपका काम जितने में चले। इसीलिए कोलैबोरेशंस आप ज्यादा से ज्यादा करो। जितने इंस्टीट्यूट से आप कोलैबोरेशन करोगे, हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूट में एक इक्विपमेंट आपको मिल जाए, दूसरे में दूसरा मिल जाए, तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो वी स्टडीड द ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट यूजिंग ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर हमने लिया था इंफ्रारेड थर्मोमीटर से डिफरेंट डिफरेंट चक्रास का पाम पे। एक मिनट का दीदी, यही 2 इंस्ट्रूमेंट जो थे वो बाद में, यह रिसर्च हमारा हुआ था कोरोना के पहले, और यही इंस्ट्रूमेंट्स बाद में कोविड में हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे थे दुनिया भर में। ये श्री माता जी का बिल्कुल ब्लेसिंग है कि उन्होंने किस तरह से इन 2 इंस्ट्रूमेंट को पूरी दुनिया के लिए मैंडेटरी बना दिया। और जनरल और इमोशनल हेल्थ के लिए हमने क्वेश्चनर भी यूज किया था, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट फॉर्म सर्वे। इसमें 36 SF36 बोलते हैं, इसमें 36 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ जनरल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं और कुछ इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हमने एक बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करने के लिए SDQ, एक स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टीज क्वेश्चनर है, ये SDQ बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ये यूज किया था। तो इसके बेसिस पे हमने तीनों पैरामीटर्स के एक बेसलाइन स्टडी किया। सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चनर फिल कराए गए
और उनका ये बेसलाइन पैरामीटर टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल मेजर करके एक डेटा मेंटेन किया गया सारे पार्टिसिपेंट का। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आपके जो स्टडी पार्टिसिपेंट होते हैं, आपको वो जो नंबर आप कैलकुलेट करते हो कि 50, 100, 200, वो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट होता है, रैंडम आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट होगा कि कितने पैरामीटर्स आपने लिए हैं, तो आपको कितने पार्टिसिपेंट की जरूरत है। सपोज आपको 100 पार्टिसिपेंट चाहिए, तो यू जस्ट ट्राई टू इनरोल 200 पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट जब आता है, जैसे जैसे आपकी स्टडी होती है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ये कॉलेज ड्रॉप आउट की तरह है। कॉलेज ड्रॉप आउट की तरह, एग्जैक्टली। तो फिर आपके पास वो कंक्लूसिव डेटा आने में मुश्किल होगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपने जो कमिट किया है उससे आप थोड़ा सा एटलीस्ट 1.5 फोल्ड आप ले लो। 100 कमिट है तो 150 आप लेके चलो आराम से, फिर लास्ट में आपके पास 100 तो रह जाएंगे। तो इन पैरामीटर्स के साथ हम लोगों ने अपनी स्टडी को कंडक्ट किया। तो उनको एक हफ्ते में बच्चों को 2 बार मेडिटेशन कराया गया, 1-1 घंटे के लिए, और साथ में उनको कन्विंस किया गया कि 15 मिनट्स एटलीस्ट वो घर पे मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन के लिए जो एक्टिविटीज थी उसमें बॉडी सिस्टम जनरल जो बैलेंसिंग हम लोग कराते हैं, और 5 एलिमेंट को यूज करके एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर बैलेंसिंग करवाया गया उनको। साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन, म्यूजिकल थेरेपी जो होती है वो दी गई, और क्वेश्चन आंसर के सेशन चले उनके। मेडिटेशन के प्रैक्टिस से रिलेटेड जनरल जो उनकी अवेयरनेस थी, उस बेसिस पे। भैया आपने इसको इन पर्सन खुद कराया, आप इसमें कुछ ऐड Yes. करना चाहेंगे? हमने जो है शुरुआत की थी, तो सबसे पहले हमने जो है इंस्ट्रूमेंट से शुरुआत की थी, एक एक चक्र के ऊपर, और जैसे उसकी क्वालिटीज होती है, जैसे कि मूलाधार की क्वालिटी है इनोसेंस, तो हम चेक करते थे कि बिफोर और आफ्टर मूलाधार में इनोसेंस कितना बढ़ा। क्रिएटिविटी जो है उसको हम चेक करते, तो हम देखते थे कि बिफोर क्रिएटिविटी स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान करने की जगह पे जब पहले होता था तो एक आध चित्र हम डॉटेड देते थे और चित्र देखते थे कि किस तरह से वो चित्र निकल रहा है, और आफ्टर रियलाइजेशन, आफ्टर उस चक्र पे ध्यान करने के बाद तुरंत जो है उस क्रिएटिविटी में कितना फर्क आया, उनके फॉरगिवनेस लेवल पे, उनके सारे इमोशनल लेवल पे कितना फर्क आया, ये सारा हम चेक करते थे। लोग कहते थे कि ये तुरंत नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए समय लगता है, तो श्री माता जी ने इसके लिए जवाब दिया था तत्क्षण। ठीक है, अच्छा, यस, एग्जैक्टली। तो इस तरह से ऑन साइट भैया ने और उनकी टीम ने बहुत सारे हार्डवर्क के साथ बहुत सारा डेटा मेंटेन किया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डेटा मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, और एक एक एक्सेल शीट बना के इट वाज अ रियली ह्यूज डेटा। वंस वी गॉट द डेटा, तो बिफोर मेडिटेशन और आफ्टर मेडिटेशन हम लोगों ने उसको कंपेयर किया स्टैटिस्टिकली, और उसके बाद हमने उसको एक फॉर्म में लेके आए पब्लिकेशन के लिए। तो डेटा एनालिसिस के बाद जब कंक्लूड किया, तो हमने ये देखा कि यस, बिहेवियर में और उनके जनरल हेल्थ में, इमोशनल वेलनेस में फर्क आया था, और वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। तो उसके लिए SPSS सॉफ्टवेयर यूज किया गया था, बट देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर जिनको आप यूज करके कर सकते हो, बट इट ऑलवेज गुड कि आप एक स्टैटिस्टिशियन को अपनी टीम में रखो। तो अब एक बार ही हमारे हाथ में कंक्लूजन आ गया, डेटा एनालिसिस हो गया, तो अब हमने सोचा कि अब अपने पेपर को पब्लिश कराना है अपने डेटा, क्योंकि अगर आप कुछ भी रिसर्च करके अपने साथ रख लेते हो तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है जब तक आपको सोसाइटी में आपने उसको बताया नहीं कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। तो उसके लिए पब्लिकेशन इज मैंडेटरी, अदरवाइज आपकी हार्डकोर मेहनत का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो पब्लिकेशन, जब आपका डेटा एक बार रेडी हो जाता है, तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से पहले आपको पब्लिकेशन के लिए जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेटा किस तरह का है। उसके बेसिस पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जनरल्स। तो देयर आर सम जनरल फाइंडर्स वेबसाइट भी होती है। तो आप जब भी आप बनाते हो तो आप एक छोटा समरी अपना बनाते हो, टाइटल तो रहेगा ही आपका, साथ में आप एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, एक छोटा समरी रहता है। तो छोटे समरी को जब आप एब्स्ट्रैक्ट अपना पब्लिक जनरल फाइंडर में डालते हो, तो वो कुछ सजेस्ट भी करके देता है जनरल्स को। आप उसमें से चूज कर सकते हो, या आप रैंडमली, आपको अगर आप पता है कि किस तरह के जर्नल में आपका काम पब्लिश हो सकता है, तो आप सर्च कर सकते हो। उसमें एक और चीज आजकल बहुत ज्यादा आ रही है कि कुछ पब्लिकेशन, आप मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशंस आर नाउ पेड। तो जब आप फंडिंग के लिए अप्लाई करोगे कहीं, तो आप उसमें एक क्लॉज जोड़ोगे पब्लिकेशन का,
पब्लिकेशन के लिए आप कम से कम 2-3 लाख रुपीस एडिशनल आप उसमें ऐड करके रखोगे तो आपको बाद में आराम रहेगा। तो वंस यू आर रेडी विद योर टाइटल, योर समरी ऑफ द स्टडी, फिर आपके ये ब्रीफ हेडिंग्स है, ये सारे पब्लिकेशन में ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं। आपको अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर आपको आपने स्टडी कैसे किया है, मटेरियल एंड मेथड्स देना होगा, फिर आप रिजल्ट्स पे आओगे और डिस्कशन एंड रेफरेंसेस। डिस्कशन और कंक्लूजन इसी में आप रिजल्ट में ऐड कर सकते हो, मतलब या तो आप रिजल्ट के साथ दे सकते हो कंक्लूजन क्या था आपका, या डिस्कशन में आप कहीं पे डाल सकते हो। तो इस स्टडी को हम लोगों ने कंडक्ट करने के बाद एक छोटा पेपर हम लोग का ये पेपर है, आप देख सकते हो, इसको ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आप जो भी रिसर्च करोगे उसे ओपन एक्सेस में रख दीजिए ताकि हजारों लोग देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस स्टडी में देख सकते हो 16 to 21 ईयर्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड वी concluded that the study showed a significant improvement in general emotional health and behavior pattern on practicing सहज योगा meditation for 12 weeks। तो ये हमारी एक छोटी सी स्टडी थी। अब आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक मेरा थोड़ा सवाल है, मुझे ये जी। पूछना है कि देखिए क्या होता है ना, जब रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं तो हमारे साथ 100-150 लोग जुड़ जाते हैं, राइट, ठीक है, ओके। हम बैकअप भी रखते हैं, या कि एक कॉलेज में अगर हमारा नहीं हुआ तो हमने एक सेकंड कॉलेज रखा था जहाँ पर हम साइमल्टेनियसली कर रहे थे चीजों को। इसमें लोग तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं, लेकिन सबका नाम हम जो है ना पब्लिश नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें कितने लोगों का नाम यहाँ पर जो लिखे हुए हैं नाम है उस तरह से, तो कितने लोगों के नाम यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो जनरल्स की बहुत सारी पॉलिसीज होती है कि आप जब क्रेडिट दे रहे हो तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है पार्टिसिपेंट्स ने, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। आप 50 लोगों के नाम भी डाल सकते हो, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने एक दिन आके एक फॉर्म साइन करा लिया तो आप उसको ऑथरशिप दे दें, लेकिन जिसने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया है स्टडी में, रेगुलर पार्टिसिपेंट है वो आपका, तो आप उसका नाम दे सकते हो। उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन की कभी कहीं भी लिस्ट मांगते हैं, कंट्रीब्यूटर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया है राइटिंग में, आपके इम्प्लीमेंटेशन में, डिजाइनिंग में, आपके मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू में, ये सारे हेडिंग्स के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया होता है आप उसका नाम दे सकते हो। अब बाकी लोगों का नाम आप एक्नॉलेजमेंट में दे सकते हो। जिन्होंने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन किया है, जिनको आप ऑथरशिप में नहीं डाल सकते, आप उनको एक्नॉलेजमेंट में ऐड कर सकते हो। कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि ये जो सारा रिसर्च है ये पब्लिश हो जाता है, तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं? उसके लिए अगर आपका पब्लिकेशन ओपन एक्सेस में हुआ है तो आप उसको कुछ फ्रीली साइट से, जैसे कि रिसर्च गेट है, आप उस पर डाल सकते हैं। अपने फेसबुक पे आप उसको शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे ऐड कर सकते हैं, जो भी सोशल नेटवर्किंग के जितने भी चीजें हो रही हैं आप अपने पब्लिकेशन को उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी इन ओपन एक्सेस कैटेगरी। कुछ एक जर्नल्स क्या होते हैं, उनके पास 2 कैटेगरी होती है, एक ओपन एक्सेस, एक सब्सक्रिप्शन। ओपन एक्सेस कैटेगरी में तो पेड होता है वो, यू हैव टू पे फॉर दैट। और जैसे कि बहुत सारी पे पब्लिकेशन चार्जेस अगर ज्यादा होते हैं तो हम नहीं पे कर पाते उनको, उस केस में हमारा पेपर तो पब्लिश हो जाता है, बट वो सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में होता है, जिसमें कि सब लोग फुल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। तो अगर आप उसको ओपन एक्सेस में पब्लिश कराते हैं तो आप अपने नेट सोशल मीडिया पे उसको ऐड कर सकते हैं, बट अगर ओपन एक्सेस में पब्लिश नहीं हुआ है तो फिर आप उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि ये है ना पेज, तो बस आप उसका फ्रंट पेज ऐड कर सकते हैं, फिर जिसको भी जरूरत होगी वो अपना पे करके वो पेपर परचेज कर सकता है उस जर्नल के थ्रू। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी, जो कि नारगोल में मेडिकल इसमें इंचार्ज है। तो डॉक्टर रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया। नहीं भैया, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, बस मैंने मेरी प्रेजेंस दिखाई आपको कि मैं अभी ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वी नोटिस योर प्रेजेंस। और हम कहेंगे कि हर कोई जो है अपना नाम लिखे तो हमें पता चलेगा कि एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड लिखने से अच्छा वो सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मुझे और एक सवाल है डॉक्टर निशा, ये सारा जो चीज है ये करने में कितना समय चला जाता है? भैया दैट डिपेंड्स, आपकी स्टडी कितनी बड़ी है, मतलब
आपके पार्टिसिपेंट्स का नंबर कितना है और आपने ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कमिट किया है। यूजुअली मतलब 1 year to 5 years की स्टडी लोग प्लान करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। रेगुलर ड्यूरेशन इज 3 years। तो हमें जो 3 साल लगे वो बराबर लगे, मुझे लगा बहुत डिले हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। फंडिंग एजेंसीज का जो क्राइटेरिया होता है वो यूजुअली 3 साल की स्टडी अप्रूव करते हैं, और कभी कभी इट इज वेरी रेयर कि 5 years है, बट रेगुलर इज 3 years। तो आपको 1 to 5 years का अगर छोटा स्टडी है, इट में कवर इन 1 year, बट इट्स वेरी रेयर कि वो हो पाए 1 साल में। और ये रिसर्च जो है, ये इसमें सफलता मिलने के चांसेस कितने हैं? 50-50 50-50 मीन्स देयर एक्चुअली रिसर्च के लिए जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो, मतलब आप जब आइडिया डिजाइन कर रहे हो तो 2 हाइपोथेसिस होती है। एक आपकी नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो चीज जैसी है, सपोज ब्लड प्रेशर है और कोई मेडिसिन एक्स है, जब आप मेडिसिन एक्स देते हो तो ब्लड प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आए, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कि जब आप ब्लड प्रेशर की दवाई देंगे तो पेशेंट का बीपी इंप्रूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब इसमें से नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से सिर्फ एक एक्सेप्ट होगी, तो जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो चांसेस आर 50-50। और कभी भी रिसर्च में अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिल रहा है तो वो भी आपका रिसर्च है, तो उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि हमारा काम ठीक से नहीं हुआ है। दैट इज ऑल्सो रिसर्च। नेगेटिव रिजल्ट मिला है बट आपको रिजल्ट तो मिला है, जो ये शो कर रहा है कि ये चीज इस पे इफेक्टिव नहीं है, या हो सकता है वो अलग तरह से काम कर रही हो, आपने कुछ अलग अप्रोच फॉलो किया है। तो क्या उस वक्त हम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप बाद में पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं विद प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और ये रिसर्च करने से जो है, ये सारा जो एफर्ट्स लगता है, ये सारा जो चीज है, ये बनाने से सहयोग में क्या होगा? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को जोड़ने के लिए हम जो चीजें बताते हैं लोगों को, जब सहज योगा से जब उनको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे तो उनको जुड़ने में आसानी होगी। क्योंकि आज तार्किक दिमाग है, जरा ज्यादा लोग आज सोचते हैं, तो जब उनको कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो तो उनको ज्यादा अलर्टनेस के साथ वो ध्यान देते हैं। तो अगर आप रिसर्च से शुरू करेंगे, इवन जब मैं भी सहज योगा में आई थी तो पहले तो माँ ने मुझे अपना रियलाइजेशन दिया था एक बच्चे की तरह, लेकिन बाद में वो डिसकंटिन्यू हुआ। तो जब दोबारा से मैं आई सहज योगा में, तो एक मैंने साइंटिफिक आर्टिकल को देखा, उसी से अट्रैक्ट होके मैंने फिर पता किया उसके बारे में। तो यस तो इसलिए अगर आप सहज योगा को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को जोड़ने में उससे बहुत आसानी होगी। तो माँ का जो प्रचार प्रसार का माँ ने बोला है करने के लिए, तो उसमें हमें ये एज अ टूल हम यूज कर सकते हैं। तो सारे सवाल जवाब जो होते हैं लोगों से, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, इसे करने में आसानी होती है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, जैसे हमने रिसर्च शुरू किया था उस वक्त इस तरह से था कि जो रिसर्चर्स थे उनका ही हमें सपोर्ट था, जो साइंस स्कॉलर्स थे, जो डॉक्टर्स जिन्होंने किए हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनका सपोर्ट था। लेकिन जो आम सहयोगी है उनके साथ हमें बहुत सारे मीटिंग्स करनी पड़ती थी, बहुत सारे, मतलब जैसे लोकल कलेक्टिविटी है, तो उनको हमें सारी चीजों को इन्फॉर्म करना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि ये इस तरह से हमें ऐसे करना है। तो ये सारा चीज जो है करते वक्त बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो इससे कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली मुझे लगता है वो बहुत ही गहरे डूबे हुए सहयोगी हैं, जिनको माँ के ध्यान के अलावा उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। मतलब उन्हें लगता है कि बस माँ के चरणों में ही सब कुछ है। ऑब्वियसली माँ के चरणों में सब कुछ है, लेकिन माँ ने हमें ये भी बोला है कि बेटा आपको काम भी करना है। तो काम करने के लिए आपको लोगों से जुड़ना भी पड़ेगा। आप सहयोग लेके बैठ नहीं सकते, आपको फैलाना भी है। अगर आप बैठेंगे तो आपके पास ही सीमित रह जाएगा ना। तो फैलाने के लिए हमें जुड़ना पड़ेगा लोगों से। तो वो लोग एकदम विलीन है अपने ध्यान में, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। मुझे तो यही समझ आया। यस यस यस, ग्रेट। आपने ये सारी चीजों को काफी टैक्टफुली हैंडल किया, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी रिसर्च करना चाहते हैं कि ऑपोजिशन आएंगे, आपको उनके सवालों को जो है बिल्कुल बिल्कुल, एक क्योंकि डिवाइन तरीके से लेना है। हाँ, हमें माँ ने ये बोला है कि आपको किसी को हेट नहीं करना, आप सबको प्यार करोगे। क्योंकि जो अपोजिशन भी दे रहा है ना, उसका भी एक लॉजिक है। तो उस लॉजिक को आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना। आप उसके लॉजिक को सेटिस्फाई कर दोगे, अपोजिशन खत्म हो जाएगा। तो वो तो हम प्रेम की शक्ति से कर सकते हैं। माँ ने हमें बहुत दे रखी है।
अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या क्या स्किल होने चाहिए, उसे क्या क्या आना चाहिए बेसिक लेवल? एक्चुअली भैया इसके लिए ना पहले तो एक आपको बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। अगर कभी बहुत बार ऐसा होता है ना, जोश जोश में एक डिसीजन ले लिया कि मुझे ऐसे करना है, और उसके बाद आपको लगा कि जब चार हर्डल दिखे तो आपने छोड़ दिया। तो फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन, और सेकेंड इज मुझे लगता है साक्षी भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हो तो उसको अटैच नहीं होना। अगर आप अटैच हो जाओगे तो आप उसको एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं ले पाओगे। कभी आपको साक्षी भाव रख के एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे कि मैंने सहज योगा लोगों को बताया, उन्होंने इस तरह किया, अब इफेक्ट जो हो रहा है वो श्रीमाता जी देखेंगी। हमें उसमें अटैच नहीं होना। कि बहुत बार जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई नया भाई बहन आता है सेंटर पे, तो हम उसे बहुत सारी बढ़ा चढ़ा के एकदम बताते हैं कि माँ ऐसा करती है, माँ वैसा करती है, माँ वैसा करती है, लेकिन उसके लिए माँ बोलती है कि आपका एक लेवल भी होएगा। तो तुरंत वो चीज नहीं होगी जब तक उस जो भी नया बंदा आया है तो उसके चक्रास की क्लियरिंग नहीं होगी, तब तक उसके ऊपर चीजें असर नहीं करेंगी। तो इसलिए आपको साक्षी भाव रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो आज ही आया है एकदम से वो एक्सपर्ट बन जाए और एकदम वो माँ के चरणों में समर्पित हो जाए। उस समर्पण के लिए उसको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि उसका अंदर से समर्पण आ जाए। वो एक दिन में समर्पित नहीं होगा, लेकिन हमारा यही भाव रहता है कि एक दिन में समर्पित हो जाए। तो उसी तरह से रिसर्च में भी है कि हमें लगता है जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे रिजल्ट्स फटाफट से आ जाए। ऐसा नहीं होगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो सोच रहे होगे उसके अपोजिट या कुछ इधर उधर के रिजल्ट्स आएंगे। बहुत बार होता है एक रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें कुछ दूसरी चीज आपको सामने दिख जाए, तो आपको उसके लिए भी अलर्ट रहना होता है कि ये भी एक चीज है, इसको भी एक्सपोज करके आप उसको और थोड़ा सा एनालाइज करके आप उसको भी देखो। साथ के साथ चार चीज के साथ आपको पांचवी चीज मिल सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं कि आपको अलर्ट रहना है अनवांटेड रिजल्ट्स के लिए, साक्षी भाव में आपने काम करना है, और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं। आपको हर स्टेप पे एक एक नया चैलेंज मिलेगा। Yes, और इसके साथ अगर मैं पूछूं कि आपको जो आपने अभी जो बताया सारी चीज, अगर हम एस्पिरेंट सर्जो की जो है, ठीक है, रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? किस तरह से जो है उनको चीजों की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से उनको करना चाहिए? आप पहले तो आप उस प्रॉब्लम पे ये देखो कि उसकी जरूरत कितनी है, और उसके ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग सर्वे करो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे मैंने दिखाया। उसके बेसिस पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि रिसर्च कैसे करना है। फिर आपको एक टीम की जरूरत होगी जो आप अपने नियर बाय जोन में देख सकते हो। अगर आपको कोई सहयोगी भाई बहन है उससे जुड़ना चाहे, या कुछ और साइंटिफिक कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, तो उस तरह से आप टीम बना के फिर एक जो मैंने वर्कफ्लो बताया उस तरह से आप मूव कर सकते हो। और आप हम लोगों से भी जुड़ सकते हो, हम लोग आपको प्रॉपर पूरा सहयोग देने के लिए रेडी हैं। हमारे सारे सर्जो के जो है जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, वो उनके दरवाजे, उनके दिमाग के दरवाजे, उनके सपोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, ठीक है। इसके आगे जो है आप दीदी अपना ईमेल एड्रेस और ये बता दीजिए। और बिल्कुल बिल्कुल। अपने अनुभव के आधार पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अनुभव के आधार पे आपने इतने सारे लोगों को मदद की, ये सारी चीजें की, तो रिसर्च को सुपर सक्सेसफुल बनाने का फॉर्मूला क्या है? मतलब क्या करना चाहिए जिससे रिसर्च जो है वो बेहतरीन बन सके, बेहतरीन हम तरीके से हम रिसर्च कर सके? बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि मदर इज द डूअर। कर्ता भाव को आपको पूरी तरह से समाप्त करना होगा, तभी रिसर्च हो सकती है, क्योंकि माँ ही करती है, माँ ही उसको पब्लिश कराती है। यस, तो श्री माता जी इज आपका द जब डूअर एंड श्री माता जी इज द एंजॉयर। शी इज द एंजॉयर, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी। तो माँ ही करेंगी, माँ ही देखेंगी, तो आप एंजॉय करो बस। यस यस यस, 100%। और हमने ये चीज जो है हर वक्त हम सेशन के वक्त जो है लोगों को बताते रहते थे, जब हम सहयोगा का रिसर्च कंडक्ट करते थे, श्री माता जी इज द डूअर एंड श्री माता जी इज द एंजॉयर। यस तो ये जो सारा क्यूरियोसिटी जो था लोगों का कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हमने क्या ढूंढा, आज हमने क्या किया, तो ये एक्साइटमेंट लेवल जो है ये बैलेंस हो जाता है और सारी कर्ता कर्विता श्री माता जी है। एक आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है। बहुत सारे समय में ऐसे होता है कि लोग जो है हमारे सहयोगी भाई बहन जो है ये सहयोगा का रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, फिर बीच में आके उनको याद आता है अरे इसका प्रोसेस क्या है। तो आज आपने जो इसको पूरी तरह से बताया कि इसका प्रोसेस क्या है, जिससे उनका होने वाला नुकसान, और हमें जो फोन आते हैं बार बार, ठीक है, तो वो उनके जवाब उनको मिल जाएंगे इस सेशन से। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस आपने बताया, अगर समझिए किसी ने कुछ शुरुआत की है, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग जो है अगर वीकेंड में या कहीं पे जाके जो है
ठीक है, एक रिसर्च कर रहे हैं कंडक्ट। ओके, तो उस रिसर्च पे उन्होंने शुरुआत तो कर दी, तो अभी उनको क्या करना चाहिए? बीच में है हाँ, वो हाँ, अगर, तो उनको हाँ। क्या किस तरह से वापस रीअलाइनमेंट करनी चाहिए? उसमें अगर आपको लग रहा है आपके कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हो। बीच में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बीच में बहुत चेंजेस ला सकते हो। अपने प्रोटोकॉल में आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने कहीं से फंड लिया है तो आपको बस उस फंडिंग एजेंसी को एक कम्युनिकेट करना होगा कि आप ये चेंजेस इस वजह से कर रहे हो, यू नीड अ जस्टिफाइड रीजन, दैट्स इट। तो आप वो कम्युनिकेशन के साथ अपने रिसर्च को मॉडिफाई कर, या कभी कभी होता है बीच में टाइम नहीं मिला, आप रुक जाता है कुछ कारण से, आप बीच में नहीं कर पाए, तो जब भी आप पब्लिकेशन पे जाओगे तो आप एक उसमें शॉर्ट ब्रीफ में दे सकते हो कि दिस कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर दिस पीरियड बिकॉज ऑफ सम रीजन, दैट्स इट। तो वो एक्सेप्टेबल, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। क्या हम रिसर्च हर चीज में कर सकते हैं? बिल्कुल। हर चीज में? बिल्कुल जैसे बिल्कुल। इन्वायरमेंट और अपने घर में जो चीजें हैं इन्वायरमेंट, उसके बारे एकदम में भी, आप हर एकदम चीज में एकदम खाना बनाने पे भी रिसर्च कर रिसर्च सकते हो। कर जो सकते हमारी हैं। हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारा फूड का इतना डेवलपमेंट है इंडिया में, स्पेशली इंडिया को फूड के लिए जाना जाता है, तो ये भी धीरे धीरे रिसर्च से आया है कि फूड का फ्लेवर कैसे इंक्रीज करें, टेक्सचर कैसे इंक्रीज करें। वाह, ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। किसी कोई सवाल है, किसी कोई सवाल है तो पूछिए, हाथ रेज कीजिए। हम सिर्फ यहाँ पर 2 या 3 सवाल लेंगे, और हम चाहते हैं कि जो सहयोगी है, हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन आप अपने एस्पेक्ट को पूछ सकते हैं। जैसे हमारे साथ अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऋषि जी, ये जेजे हॉस्पिटल में जो है, ऋषिकेश अहीर है, ये जेजे हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है। ये एक रिसर्च नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है। तो उसमें वो क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे वो इसको और बेहतर तरीके से अपने लिए कर सकते हैं? किसी क्लिनिकल ट्रायल में वो इन्वॉल्व है, क्लिनिकल ट्रायल में एज अ टीम मेंबर है वो। एज अ टीम मेंबर है। हाँ, तो एज अ टीम मेंबर अगर आप क्लिनिकल ट्रायल में हैं, काम कर रहे हैं, तो आप मुझे लगता है कि आप उस क्लिनिकल ट्रायल के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए। तो वो जो स्टडी कर रहे होंगे वो आपको बहुत आगे काम आने वाली, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं हमारे इंडिया में स्पेशली, बहुत ही हार्डकोर रूल्स एंड रेगुलेशन है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। कौन से फेज में ट्रायल है, सेफ्टी इश्यूज, पर्सनल उसका कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, तो आप उसका मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए, सो दैट आप अपना जब पर्सनल अपना क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो आई डेफिनेटली। होप तो कि ऋषिकेश जी, आपका हाँ, अपना ट्रायल चलेगा किसी दिन। यस यस सर, हम सहयोग पे भी क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। अभी सारे जो ट्रायल चल रहे हैं, इसमें से बहुत से ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ही कम है, तो हाँ, हम तो डेफिनेटली इसके उसकी एक ऊपर जरूरत है। डेफिनेटली काम करेंगे। अभी हमारे एक दोस्त है, तो वो जो है कि वो बारिश से रिलेटेड जो है रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ शहरों में कुछ गाँवों में बारिश कम होती है, तो उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो उसके बारे में जो है रिसर्च करते वक्त उन्हें कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए कुछ गाइड करेंगे? तो बारिश में मतलब आप क्या देख रहे हो ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। अगर बारिश कम होती है इसके लिए। ओके, तो कम होती है तो आप इम्प्रूव करने के लिए पहले तो ये स्टडी करो कि पूरे अर्थ, पूरे ग्लोबल लेवल पे इस तरह की कंडीशंस कहाँ कहाँ पे है, और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट आया है, कहीं लोगों ने बारिश की कम समस्या जो इनकी है उसको दूर करने के लिए क्या क्या आइडियाज उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो उसके साथ आप अपने सहज योगा मेडिटेशन को जोड़ के, या आप ऐसे भी कर सकते हो, दो छोटे छोटे रीजन आपने ले लिए, एक जगह पे आपने नॉर्मल जो मेथड्स है उससे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, और दूसरे रीजन में आपने सहज योगा के साथ, क्योंकि माँ बोलती है कि बादल को वाइब्रेशन देना, मतलब जब बारिश हो रही होती है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तो वो मेडिटेशन की जो चैतन्य है वो बारिश के साथ पूरी जगह फैलती है। तो आप एक मतलब कंपैरेटिव ब्रांच ले सकते हो, एक विदाउट मेडिटेशन, एक विद मेडिटेशन, और जनरल जो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें आप फिर कंपैरिजन करके एक अपना डेटा एनालिसिस करके आप कंक्लूड कर सकते हो कि किस तरह से सहज योगा से एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है ये ड्राईनेस को, ड्राई एनवायरमेंट को दूर करने। किसी का कोई सवाल है ताकि हम सेशन को कंक्लूड कर सके? यहाँ पर जो है प्रियंका जी ने पूछा है कि वो एक मेडिसिन लेती है उनके डिप्रेशन के लिए, लेकिन ये डॉक्टर से रिलेटेड सेशन नहीं है,
लेकिन इसके लिए आप मुझसे बाद में बात कर लीजिए, मैं आपको डिप्रेशन रिलेटेड हेल्प कर दूंगा। और कोई है जो हाँ सवाल पूछना चाहता है तो हैंड रेस करे, अदरवाइज जो है हम सेशन को कंक्लूड कर दें। शायद सभी के सवालों के जवाब मिल चुके हैं, किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हम सेशन को कंक्लूड करते वक्त एक वीडियो प्ले करना चाहेंगे। दीदी आपका जो है ऑफ कर दीजिए। हाँ भैया, एक मिनट। यहाँ पर जो है हम एक छोटा सा वीडियो प्ले करेंगे ताकि हम आपको बता सके कि किस तरह से जो है रिसर्च और ये सारी चीजें जो है चल रही है, अभी तक हो चुकी है, ताकि आपको साइंटिफिक रिसर्च सहयोगा जो है वो देखने में मदद मिले। इसमें आपको वॉइस नहीं आएगी, लेकिन आप इसके व्यूज देख सकते हैं। और डॉक्टर निशा, रियली थैंक यू और आपने इतने आसानी से सारी चीजों को बता दिया। क्या यहाँ पर वीडियोस दिखाई दे रहे? नहीं भैया, नहीं दिखाई दे रहे। जस्ट अ मिनट। अभी दिखाई दे रहे? हाँ अभी कुछ स्क्रीन शेयर, हाँ अभी आ गया। तो यहाँ पर जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा स्पाइन से रिलेटेड जो है, यानी कि किस तरह से हमारे स्पाइन में ये सारी चीजें जो है रिसर्च से बताई गई है कि हमारे ब्रेन में किस तरह से काम होता है, हमारी नर्वस सिस्टम जो है ये किस तरह से काम करती है, ये सारी चीजें सर्जों के माध्यम से बताई गई है। ठीक है, कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये किस तरह से उसके ऑर्गन जो है जुड़े हुए हैं, हमारी इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे है, और ये सारा जो है इसको आप साइंटिफिकली लोगों को बता सकते हैं कि हमारे ब्रेन में जो है किस तरह से डेवलपमेंट होती गई, और ये जो हमारा सहस्त्रार है ये किस तरह से इस ब्रेन को मैनेज करता है, उसके फंक्शंस को जो है, उसके कार्डियल वो नर्व्स जो है उसको किस तरह से मैनेज करता है, ये सारी चीजों को तो आप देखेंगे। ये पूरा जो स्पाइन है हमारा, जिससे आपको चुना चढ़ती है और ईडा पिंगला उसके साइड में जुड़े जाती है, तो किस तरह से स्पाइनल का ग्रोथ किस तरह से होता है जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से स्ट्रेट हो जाती है, उसमें जो भी कुछ नर्व्स है वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारे चीजें जो है रिसर्च से बताई गई। और ये आप भी आसानी से बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कि किस तरह का फंक्शन जो है, किस तरह का ऑर्गन किस तरह के चक्र के साथ रिलेटेड है। ये सारी चीजें आप जो है लेफ्ट और राइट साइड की पैरासिम्पैथेटिक, सेंट्रल चैनल सिंपैथेटिक जो है ये किस तरह से काम करती है, कि ईगो सुपर ईगो किस तरह से डेवलप होता है और ये इसके एक्सेस कैसे बनाता है। ठीक है, ब्रेन के फंक्शन जो है इसमें किस तरह से कॉलोन रेडिटा लिम्बिक एरिया जो सहस्त्रार है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप आसानी से लोगों को बता सकते हैं। ये जो है ये सारा चीज जो है ये मेडिकली और आप अपनी तरफ से जो सहयोग जो है उसको फैला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इस सेशन को जो है कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद हम जो डीएटी को मानते हैं, सारे डीएटीज आप जिस मंदिर में जाते हो तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है हम जब नेपाल गए थे तो हमने नेपाल में देखा था कि बुद्ध की 3 मूर्तियां थी, और जो सेंटर के बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान जो थे वो सुषुम्ना में थे, लेफ्ट वाले थे वो भैरव के स्वरूप में थे, और राइट वाले जो थे वो ज्ञान के लेवल में थे। तो ये इस तरह से जो है हर चीज आप लोगों को, अगर आप जहाँ पर भी जाते हो, जिस मंदिर में जाते हो, जहाँ पर जाते हो, आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं हर वक्त जो है आपको साइंटिफिकली बताना है, आपको हर वक्त जो है आराम से ये सारी चीजें आपके पास डेटा समझने के आसान भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप अगर नहीं समझा सकते तो लोगों को उस तरह से बता सकते हो जिस तरह से आप हर चीज को देखते हैं, ताकि ये रिसर्च के भाव से हम लोगों को बता सकें। आप
पेड़ों पे, जैसे हमने पिछले बार सर्च कृषि का सेशन लिया था, तो आप पेड़ों से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हो। आप अगर क्लिनिकल रिसर्च में हो तो आप सेल, उसके जो प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स है, उसके बारे में कर सकते हो। अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहा है तो उस तरह से जो है वो उस पर रिसर्च कर सकता है। हर कोई जो है सहयोग में रिसर्च कर सकता है। बस आपको यही बताने की हमारी कोशिश थी। डॉक्टर निशा, रियली थैंक यू। ज्ञान जो है ये हमेशा जो है एक आदिशक्ति और परमपिता जो हमारे है श्री महादेव सदाशिव, उनसे हमें ये सारा ज्ञान हमारे अंदर आता है। और ये सारे चक्र जो है ये ज्ञान श्री माता जी के चरणों से हमारी तरफ बह रहा है। और आपने उस ज्ञान को आज रिसर्च के फॉर्मेट में कैसे बनाना है बताया, इसके लिए रियली थैंक यू। गॉड ब्लेस। जय श्री माता जी। श्री माता जी। थैंक यू भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी, एक मिनट जय बात श्री कर माता जी। सकते हैं? हाँ, यस यस यस, आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। हाँ हाँ हाँ, मैं दिनेश नारंग हूँ, दिल्ली से Yes. बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये डॉक्टर निशा का नंबर आप कह रहे थे ना, जरा शेयर कर देंगे, कोई क्वेरी डॉक्टर निशा सर, हम जो है ना ईमेल एड्रेस उनका हमने शेयर किया हुआ है, डॉक्टर निशा का microcamp@gmail.com, ठीक है, और सहज.research@gmail.com। वो स्क्रीन हम आपको वापस दिखा देते हैं। ठीक है, आप उस स्क्रीन एक बार वापस दिखा दीजिए, ताकि लोग जो है ये ईमेल एड्रेस जो है इस पे आपकी क्वेरी या आपके जो चीजें हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप इसे लिख लीजिए। अच्छा, हमारे पास जो है सहयोगी रिसर्चर्स की पूरी टीम है। यस, ठीक है। और कोई है जो बात करना चाह रहा है? ऋषिकेश, हाँ यस, ऋषिकेश जी, आपका जो है क्लिनिकल ट्रायल जो है इसके बारे में हमने बात की थी, तो ऋषिकेश जी बोलिए आप। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि वो जेजे हॉस्पिटल में मेरा एक एज अ पार्ट क्लिनिकल ट्रायल का एक पार्ट हुआ है। सो मेरा अभी एमएससी केमिस्ट्री क्वालिफिकेशन है, तो मेरा भी एक इंटरेस्ट है कि आगे जाके की रिसर्च करना किसके ऊपर। जैसे आपने बताया कि रिसर्च करने के लिए भी एक आइडिया चाहिए, आपको किसके ऊपर रिसर्च करना है, क्या करने का है। सो मैं एज अ जेजे हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल पार्ट, तो जैसे फेज 1 और फेज 3 में क्लिनिकल ट्रायल क्या है, डायबिटीज के ऊपर भी है। हमारा जो अभी जो कोरोना के ऊपर वैक्सीन आया है, कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, बहुत सारे कोर्बेवैक्स। सो आगे जाके रिसर्च इन सर्जो का एज अ क्लिनिकल ट्रायल भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि आपने मास्टर्स किया, आपके पास वहाँ पे क्या पोजीशन है आप जेजे हॉस्पिटल में? क्या मेरा एज अ पोजीशन क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। हाँ, तो आपकी जो टीम होगी, आप अपने बॉस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मींस यू नीड अ मेंटर फॉर दैट, क्योंकि अभी हर आपका रिसर्च जो में आदिति, हर रिसर्च में मेंटर्स होना जरूरी एक है, ये मेंटर बात होना ध्यान में मैंडेटरी रखें। यस, मैंडेटरी है। जैसे तो हमारे दीदी जो है हमारी मेंटर थी हमारे पूरे तो सेशन में। आपको एक मेंटर चाहिए होगा जो आपकी, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपका क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर होना चाहिए आईसीएमआर के साथ ना। तो आपको उस रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो परमानेंट पोजीशन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। उसके साथ आप अपना क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट यू कैन डिजाइन सम क्लिनिकल ट्रायल और सबमिट कर सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन के बाद यू कैन ज्वाइन दैट ट्रायल ऑल्सो। मतलब आपको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ आप एक स्टडी प्लान कर सकते हो। बेसिक यू रिक्वायर्ड दिस ओनली। ऐसे नहीं होता है कि आप भी गुरु है तो हम भी शुरू करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको मेंटर की जरूरत पड़ती है रिसर्च में, और इसका पूरा ख्याल रखिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर निशा, आपने इतने आसानी से हमें सारी चीजें बताई और हमें रिसर्च के बारे में गाइडेंस दिया पूरी तरह से। हम सारे सर्जों की कोशिश करेंगे कि एक बेहतर रिसर्च कर सके, और श्री माता जी के चरणों में लंबे समय तक जो है इस रिसर्च को हम कंटिन्यू कर सके। एक आखिरी सवाल मुझे पूछना था, जो हम रिसर्च करते हैं उसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहती है? ऐसा कुछ वैलिडिटी नहीं है भैया। वंस यू पब्लिश योर रिसर्च दैट इज फॉरएवर। और इसीलिए कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन ये आपका हिस्ट्री बन जाता है। जब आपका कुछ भी रिसर्च पब्लिश हो जाता है ना, तो जब तक ये वर्ड में रिसर्च रहेगा तब तक आपके पेपर्स को लोग कोट करेंगे। यस, तो जब तक रहेगी दुनिया तब तक आपका Yes, सहयोग yes. जो है लोगों को याद दिलाता रहेगा। कुछ ऐसा करिए इसलिए जिंदगी में कि जिससे डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैंडेटरी है। आपने बहुत सारा काम किया और डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो वो तो एक जनरेशन के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सहयोग जो है, आप जो सहयोग को जानते हैं, आपका ज्ञान लंबे समय तक ज्यादा से लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए जो है आपको सहयोग में रिसर्च करना अब से मैंडेटरी है।
Okay, God bless you. Really, I'm really joyfully enjoyed this session. God bless you all. Thank you, Dr. Nisha. यहाँ पर थैंक यू भैया, जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता जी सभी। थैंक यू श्री माता जी, आपने हमें जो है इस बेहतरीन सेशन से नवाजा। एवरीबॉडी थैंक्स। गॉड ब्लेस यू।